कहानी के आगाज में एक अंधेरी जेल के अंदर एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है जिसका नाम ली है। उसके सामने कागज का एक टुकड़ा है और वो अपने हाथ से बहुत ही बारीकी से एक जाली स्टैम्प तैयार कर रहा है। ये ली कोई आम कैदी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही माहिर आर्टिस्ट है। वो जेल के अंदर से किसी को एक खत भेजना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि खत भेजने के लिए जेल के पोस्टमैन को $10 देने होंगे और ली के पास तो $1 भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी नाकाबिले यकीन महारत का इस्तेमाल करते हुए खुद अपने हाथ से एक जाली स्टैम्प बना लेता है। स्टैम्प इतना परफेक्ट होता है कि कोई चाह कर भी असली और नकली में फर्क नहीं पकड़ सकता। उसके बाद जब पोस्टमैन आता है तो ले उसे खत देना चाहता है, लेकिन पोस्टमैन $10 का मुतालबा करता है। ठीक इसी वक्त सामने वाले सेल में मौजूद एक बूढ़ा कैदी अचानक बीमार होने का ड्रामा करके चीखना शुरू कर देता है। उसकी वजह से पोस्टमैन की तवज्जो हट जाती है और ली उसी मौके का फायदा उठाकर अपना खत चुपके से उसके बैग में डाल देता है। अब ये खत वो किसको भेज रहा है और क्यों भेज रहा है, ये हमें फिल्म के आखिर में पता चलेगा। इधर कुछ देर बाद पुलिस आकर जेल से बाहर निकालने जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ली इतने दिनों से थाईलैंड की एक जेल में बंद था और अब हांगकांग पुलिस के इंस्पेक्टर उसे अपनी कस्टडी में ले आए हैं। इंस्पेक्टर हो उसे इंट्रोगेशन रूम में बिठाकर एक एक करके उसके खिलाफ लगे सारे इल्जाम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला इल्जाम है जाली नोट बनाना। इसके अलावा 2 साल पहले कनाडा की एक हाईवे पर सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर उसने हमला किया था, जहां तकरीबन 7 गार्ड्स की जान चली गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद शहर में और भी कई हमले हुए थे। पुलिस को शक है कि एक इंटरनेशनल गैंग का हाथ है और ली पर इन सब वाकयात में बराह रास्त शामिल होने का इल्जाम है। लेकिन ली हमेशा की तरह सारे इल्जामात से इनकार करता है। वो बार बार एक ही बात कहता है कि इन सब का मास्टरमाइंड पेंटर नाम का एक बहुत बड़ा माफिया है। हालांकि इस पेंटर का असल नाम क्या है या वो कहाँ मिलेगा, उसके बारे में वो कोई मालूमात नहीं दे पाता। आज भी इंस्पेक्टर हो के सामने पेंटर के बारे में उसके मुंह से कोई काम की बात नहीं निकलती, बल्कि उसके चेहरे पर जबरदस्त खौफ नजर आता है। वो रोते हुए कहता है कि पेंटर उसे ढूंढकर मार डालेगा, इसलिए उसे हो सके वापस जेल भेज दिया जाए। उसके बाद पुलिस इसके खून और बालों के नमूने इकट्ठे करके क्राइम स्पॉट पर मिले डीएनए नेशनल असेंबली से मैच करती है और नतीजे में हर एक नमूना साली के साथ पूरी तरह मैच हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका जुर्म अब दिन की रोशनी की तरह साफ हो चुका है। पुलिस दोबारा उसे सच कबूल करने के लिए दबाव डालती रहती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ली सब कुछ मानने से इनकार कर देता है। ठीक इसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर युवान नामी एक लड़की इंतजार कर रही थी। वो अपने वकील को लेकर आई है ताकि ली की जमानत करवा सके, लेकिन पुलिस उसे साफ इनकार कर देती है कि ली कई बड़े केसेस का बहुत ही अहम गवाह है, इसलिए उसकी जमानत किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होगी। ताहम पुलिस एक शर्त रखती है कि अगर ली पेंटर की असल शनाख्त बता दे तो ही उसकी जमानत के बारे में सोचा जाएगा। तब योवान खुद ली के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताने की दरखास्त करती है और ली इसी लम्हे अपना मुंह खोलता है और माजी के उन वाकयात को बयान करना शुरू करता है। अब सीन कट होकर कई साल पहले के वक्त में चला जाता है। यहाँ हम ली और योवान को पहली बार देखते हैं। वो दोनों आर्टिस्ट हैं और दोनों ही बहुत शानदार पेंटिंग्स बनाते थे। आर्ट के जरिए वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके दरमियान मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। युवान एक तख्लीकी आर्टिस्ट थी जो अपने मुनफरिद अंदाज में असल पेंटिंग्स बनाती थी, जबकि ली कोई असल काम नहीं करता था। वो बस मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को हूबहू नकल कर लेता था। इसकी नकल करने की सलाहियत वाकई नाकाबिले यकीन थी, लेकिन मसला ये था कि इन नकली पेंटिंग्स में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब यही नकल करने की ताकत आगे चलकर खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। एक दिन लुक नाम का एक आर्ट गैलरी मालिक इनकी पेंटिंग्स देखने आता है। वो युवान का काम देखकर मुतासिर हो जाता है और सारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता है, लेकिन उसे ली की पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो दूसरों के काम की नकल थीं। लुक उन्हें अपनी एग्जीबिशन में रखने से इनकार कर देता है। तब युवान जोर देकर कहती है कि या तो उसे सारी पेंटिंग्स एक साथ खरीदनी होंगी, वरना वो एक भी नहीं बेचेगी। लुक के जाने के बाद ली युवान से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी सारी पेंटिंग्स टोक्यो के एक आदमी ने पहले ही खरीद ली है। लेकिन कुछ देर बाद युवान को समझ आ जाता है कि ली झूठ बोल रहा है। उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। असल में ली चाहता था कि उसकी वजह से युवान के करियर में कोई रुकावट ना आए। खैर, एग्जीबिशन वाले दिन युवान अपनी पेंटिंग्स के साथ चुपके से ली की एक पेंटिंग भी रख देती है। सब लोग काम की तारीफ कर रहे थे कि अचानक एक आदमी आकर ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है। इसका ये रवैया देखकर युवान को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर पानी फेंक देती है। हालांकि एग्जीबिशन खत्म होने पर ली खुद जाकर उस आदमी से माफी मांगता है। तब वो आदमी कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था ताकि ली उससे अकेले में मिलने आए, क्योंकि पूरी एग्जीबिशन में उसने जो पेंटिंग खरीदी थी वो ली की ही थी। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। वो आदमी अपना तारुफ एंटरप्रेन्योर के तौर पर करवाता है। हाँ, ये वही पेंटर है जिसका नाम ली बार बार पुलिस को बता रहा था।
वो पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि किसी भी तस्वीर को इस तरह कॉपी करना कोई छोटी बात नहीं है। वो सीधा ऑफर देता है कि तुम्हारा ये टैलेंट मेरे बहुत काम आएगा। अगले दिन ली इस पेंटर से मिलता है और कहता है कि वो इसका मानने को तैयार है। पेंटर हंसते हुए उसे अपनी टीम में खुशामदीद कहता है, लेकिन ली को जो काम करना होगा वो सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। पेंटर उसके सामने $1 का नोट थमाकर कहता है कि तुम्हें इस नोट को बिल्कुल वैसा ही तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि वो ली को सीधा सीधा जाली नोट बनाने की पेशकश कर रहा है। ली फौरन बुरी तरह भड़क जाता है और उसकी तजवीज को ठुकरा देता है। तब पेंटर बताता है कि उसका असल नाम सैंग है। पिछली 3 नस्लों से वो जाली नोट छापने का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को जेल नहीं क्योंकि वो ये सारा काम बहुत ही एहतियात से करता है। अब सवाल ये है कि क्या ली आखिरकार इस खतरनाक पेशकश के लिए राजी होता है? पेंटर तब ली को समझाने लगता है कि ये जो नया डॉलर छापा गया है उसमें मौजूद तस्वीरें और हुरूफ का पैटर्न इतना पेचीदा है कि महंगे से महंगे प्रिंटर्स भी इसे सही से प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ ली के हाथों की इस नाकाबिले यकीन महारत की जरूरत होगी, और ली का काम देखकर ही पेंटर इसे इस पेशकश के लिए राजी करना चाहता है। ली पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन अपनी खराब माली हालत बारे में सोचकर आखिरकार मान जाता है। उस वक्त यूना एक एग्जीबिशन के लिए अमेरिका जा रही थी, इसलिए ली उसे कुछ भी बताए बगैर चुपचाप वहां से निकल आता है। इधर पेंटर उसे हवाई जहाज से कनाडा ले जाता है। वहां वो ली को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है। इस टीम में जाली नोट बनाने में 20 साल का तजुर्बा रखने वाले कुछ उस्ताद लोग हैं। हर कोई किसी न किसी काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है। वो सब मिलकर जाली नोट बनाने का एक बड़ा प्लान तैयार करने बैठते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि अमेरिकन डॉलर को कॉपी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। डॉलर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक तस्वीर होती है और ये तस्वीर कई बारीक तहों के जरिए बनाई जाती है। फ्रैंकलिन के कॉलर पर छोटे छोटे हरूफ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। अब नए नोटों में अमेरिकी हुकूमत ने और भी कई सिक्योरिटी लेयर्स शामिल कर दी है, जिसकी वजह से बारीक पेंटिंग या एडवांस प्रिंट के बगैर इस नोट को कॉपी करना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोटों में एक खास स्याही का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरफ से देखने पर जामनी और दूसरी तरफ से देखने पर सुनहरी नजर आती है। इस चीज को मोर इफेक्ट कहा जाता है, यानी स्याही में एक कलर चेंजिंग इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि इस नोट को बनाने के लिए उन्हें असली कागज और ये खास स्याही दोनों का इंतजाम करना होगा। अब पेंटर की पूरी टीम इन मसाइल के हल पर दिमाग लड़ाने लगती है। सबसे बड़ा चैलेंज वाटरमार्क लगाने का था। इसके लिए वो पुराने चीनी आर्टिस्ट की तकनीक को फॉलो करके 3 अलग अलग तहों पर पेंट करने का प्लान बनाते हैं। सबसे बीच वाली तह पर बहुत ही बारीकी से वाटरमार्क सेट किया जाएगा और ये सारा काम लेखों को अपने हाथों से मुकम्मल करना होगा। काम शुरू करने से पहले ले कुछ प्रैक्टिस नोट्स तैयार करता है। वो इतने परफेक्ट तरीके से नोट ड्रॉ करता है कि टीम के सभी लोग उसका काम देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो अचानक ईस्टर्न यूरोप चले जाते हैं। वहां एक नीलामी में पुराने बैंक नोट छापने की मशीन बिक रही थी और वो उसे खरीद लेते हैं। अब सवाल यह आता है कि असली बैंक नोट जैसा कागज कहां से आएगा? तब पेंटर एक कमाल की मालूमात देता है। वो बताता है कि यूएसए हुकूमत जिस कागज से नोट छापती है, ठीक इसी क्वालिटी के कागज से वो टेलीफोन डायरेक्टरी भी तैयार करते हैं। बस ये बात सुनते ही वो इस डायरेक्टरी के छापाखाने में जाकर मालिक से सीधे 500 टन पेपर खरीद लेते हैं। अब इन पेपर्स को लेके डिजाइन के हिसाब से जाली नोट छापने का काम शुरू होता है। नीलामी से खरीदी गई इस वसी मशीन में नोट पर नोट छपने लगते हैं और ये नोट देखने में बिल्कुल असली नोट जैसे ही लगते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी और वो थी कलर चेंजिंग नोट इफेक्ट। इसके लिए जो खास स्याही चाहिए वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों के पास ही मिलती है और इस स्याही को हासिल करने के लिए पेंटर ऑफनाक प्लान बनाता है। खैर, पेंटर अपनी टीम के साथ सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर सीधा हमला कर देता है। इस गाड़ी में इस कलर चेंजिंग स्याही के कई बैरल थे और पेंटर उन्हें ही लूटने आया था। अब ना चाहते हुए भी ली को इस काम में उसके साथ जाना पड़ता है। गाड़ी छीनने की कोशिश के दौरान गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जवाब में पेंटर की गैंग भी पलट कर वार करती है। इस शदीद फायरिंग के दौरान बेचारा ली बुरी तरह फंस जाता है। तभी एक गार्ड अचानक ली की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन ठीक इसी वक्त पेंटर आकर इस गार्ड को गोली मार देता है, खत्म कर देता है। इसके बाद पेंटर बम फेंककर दूर की एक गाड़ी को उड़ा देता है, जिसकी वजह से बाकी गार्ड्स भी मारे जाते हैं। फिर वो लोग स्याही के बैरल लूटकर तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इतने सब के बीच पहली बार पेंटर का ऐसा पुरतशद्दद रूप देखकर ली के अंदर रूह कांप जाती है। अब तक वो डरते डरते जाली नोट तो बना रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे खून खराबे में भी शामिल होना पड़ेगा। मगर अब वो एक ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इधर मोर इफेक्ट वाली स्याही लाने के बाद
वो उसे प्रिंटर में लगाकर दोबारा नोट छापना शुरू करते हैं और अब जो नोट बाहर निकलते हैं उन हर एक नोट में असली नोट की तरह ही कलर चेंजिंग इफेक्ट नजर आता है। ये मंजर देखकर पूरी टीम खुशी से उछलने लगती है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बना लिया था जिसे असली नोट से अलग करना नामुमकिन था। लेकिन ली अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुनाह महसूस कर रहा था। वो पेंटर से पूछता है कि जब ये स्याही खत्म हो जाएगी तो क्या फिर से लोगों को मारकर स्याही लानी होगी? इससे बेहतर है कि मैं खुद ये स्याही बनाने की कोशिश करके देखूं। लेकिन पेंटर इसकी बात सुनकर उसे जोर से देता है और चुप करा देता है। अब पेंटर के हुक्म पर उसके लोग सूटकेस में भरकर जाली नोट अलग अलग मुल्कों में स्मगल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका जाली नोटों का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता जाता है। लेकिन पुलिस को पहले ही उनकी हरकतों की भनक लग चुकी है। विंग नामी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी दी जाती है। ये विंग इंस्पेक्टर हो के साथ मिलकर पेंटर की गैंग की नकलो हरकत को फॉलो करना शुरू करता है। फिर एक खरीदार का भेस बदलकर वो सीधे गैंग के मेंबर से मिलने जाते हैं। यहाँ पेंटर के लोग बीच में एक कश्ती पर पार्टी कर रहे थे। हालांकि पेंटर और ली वहां मौजूद नहीं थे। विंग वहां से सब कुछ मुशाहिदा करता है और फिर निकल जाता है। लेकिन पेंटर का असल खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। पेंटर जनरल नामी अपने एक पुराने क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वो ली को साथ लेकर जनरल के घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में ली पेंटर को एक अहम बात बताता है। वो कहता है कि उसे खास किस्म के कारपेंटर के बारे में पता है जिसने ज्यादा असर पैदा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस स्याही से डॉलर के नोट पर दो मुख्तलिफ जाविये, दो रंगों का असर लाया जा सकेगा और इसके लिए किसी को मारना नहीं पड़ेगा। पेंटर इसका ये आइडिया सुनकर काफी खुश होता है और वादा करता है कि वो ली के नाम पर एक रिजॉर्ट खरीद कर देगा जहां वो युआन के साथ अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकेगा। लेकिन इसी वक्त पेंटर अचानक ली के हाथ में एक बम का रिमोट थमा देता है और कहता है कि मेरे इशारे पर ही तुम्हें ये बटन दबाना होगा। इधर जनरल के घर पहुंचने के बाद मीटिंग मामूल के मुताबिक शुरू होती है। जनरल पेंटर को अच्छे दाम पर जाली नोट खरीदने की पेशकश करता है और कहता है 6 महीने के लिए अपनी पूरी गैंग के साथ मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ और मेरे लोगों को भी अपने जैसा परफेक्ट जाली नोट बनाना सिखा दो। फिर जनरल हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो वो इस डील के लिए फौरन मान जाते। ये बात सुनते ही पेंटर के चेहरे के तासुरात खौफनाक तरीके से बदल जाते हैं। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठकर जनरल के पास जाता है और उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, 7 साल पहले तुमने ही मेरे वालिद का खून किया था। ये सुनकर जनरल समझ जाता है कि पेंटर यहाँ बिजनेस करने नहीं बल्कि बदला लेने आया है। वो अपनी शर्ट उतार कर दिखाता है कि उसके पूरे जिस्म पर बम बंधे हुए हैं। फिर वो जोर से चीख कर ली से कहता है कि रिमोट का बटन दबा दे। लेकिन डर के मारे ली कांप रहा है और अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा। पेंटर के और भी जोर से डांटने पर ली के हाथ से रिमोट जमीन पर गिर जाता है और गिरते ही उसका स्विच दब जाता है। लेकिन धमाका पेंटर के जिस्म पर बंधे बमों से नहीं होता क्योंकि वो तो जाली थे। असल में धमाका बाहर पार्क की हुई पेंटर की गाड़ी में होता है। मतलब क्या ही कहूं, यह आदमी अपनी गाड़ी में पूरा का पूरा बम लेकर घूम रहा था। आंखों के जोरदार झटके से जनरल के कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। बाकी लोग दौड़ कर आते हैं और पेंटर पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन पेंटर दोनों हाथों में 2 पिस्टल लेकर ऐसी स्टाइल में गोलियां चलाता है कि एक के बाद एक लोग जमीन पर गिरते जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि जनरल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मगर पेंटर ने इसके लिए पहले से इंतजाम कर रखा था। उसका एक साथी दूर जंगल से मुसलसल रॉकेट लॉन्चर दागना शुरू कर देता है। रॉकेट लॉन्चर के हमलों से वहां सब कुछ उड़ जाता है और पूरा इलाका आग की लपेट में आ जाता है चारों तरफ। और बर्बादी के बीच पेंटर 2 राइफलें लेकर और भी लोगों को साफ कर देता है। फिर उसके कुछ और साथी गाड़ियां लेकर आते हैं और जनरल के आदमियों को कुचलना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जनरल के कुछ लोग जंगल में घुसकर रॉकेट लॉन्चर चलाने वाले बंदे को खत्म कर देते हैं। इन सब के बीच बेचारा ली एक कोने में दबकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये गोलीबारी काफी देर तक चलती रहती है। आखिर में जनरल खुद एक आर्मर्ड कार लेकर आता है और पेंटर पर सीधी फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन पेंटर जबरदस्त स्टाइल में कूद उस पर गोलियां चलाता है और गाड़ी के सही हिस्से पर निशाना साधकर पूरी गाड़ी को ही उलट देता है। इस तरह वो जनरल का भी काम तमाम कर देता है। मगर इस जंग के दौरान चिंग नाम की एक लड़की जो जनरल के लिए काम करती थी, उसके जिस्म में आग लग जाती है। ले दौड़ कर जाता है और उस आग को बुझा देता है। लेकिन तब तक उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। वापसी पर पेंटर से अस्पताल ले जाता है और फिर धमाका करके जनरल के पूरे ठिकाने को मिट्टी में मिला देता है। तकरीबन 1 महीने बाद चिंग आहिस्ता
वोटों से ठीक होने लगती हैं। पेंटर उसे एक नई आईडी और पासपोर्ट देता है जिस पर उसका नाम युवान लिखा होता है। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि युवान उसकी महबूबा का नाम है, लेकिन पेंटर इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इस तरह नई शनाख्त के साथ चिंग पेंटर की गैंग में शामिल हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ली की तरफ माइल होने लगती है। हालांकि ली इन सब बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसी दौरान एक दिन वो सब मिलकर युवान का आर्ट शो देखने जाते हैं, जहां पेंटर ली से कहता है कि उसने उसके लिए रिजॉर्ट का इंतजाम कर दिया है। युवान के साथ सुकून और इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार सकेगा, लेकिन ली अफसुर्दा होकर कहता है कि क्या युवान को एक मुजरिम के खरीदे हुए रिजॉर्ट में रहना पसंद आएगा। ठीक उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि युवान इस आर्ट गैलरी के मालिक लक से शादी करने जा रही है। असल में ली ने काफी दिनों से युवान से कोई राब्ता नहीं रखा था, जिसकी वजह से युवान ने उसका मजीद इंतजार नहीं किया और लक के साथ ताल्लुक में आ गई। ये खबर जानने के बाद ली खामोशी से गैलरी से बाहर निकल आता है और पेंटर को बताता है कि वो और चिंग अब ये गैंग छोड़ना चाहते हैं। बुरी तरह भड़क कर उसे गालियां देता है और कहता है कि स्याही बनाने का काम खत्म करके ही वो यहां से जा सकता है। इधर वो अंडरकोर ऑफिसर विंग अब भेस बदलकर सीधा पेंटर से मिलना चाहता है, लेकिन पेंटर के दिल में पहले ही शक था। वो तहकीक करके पता लगाता है कि अंकल यान नाम के उसके एक गैंग मेंबर ने एक घड़ी खरीदी है और इसे खरीदने के लिए उसने उनके अपने बनाए हुए जाली नोटों का इस्तेमाल किया है, जबकि पेंटर के गैंग का सख्त उसूल है कि कोई भी अपने जाली नोटों से कुछ भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब था कि यान ने उसूल तोड़े हैं और इसी गलती की वजह से पुलिस को उनकी हरकतों का पता चल गया है। इसी वजह से पेंटर यान को सजा देना चाहता है। यान इसके सामने गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी बीवी और बेटी की जान की भीख मांगता है, क्योंकि पेंटर का एक और खौफनाक उसूल है कि अगर कोई गलती करता है तो उसके खानदान को भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पेंटर यान की रोने धोने वाली बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो ठंडे दिमाग से सीधा उसे गोली मार देता है। ये बेरहम कत्ल देखकर ली खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो फौरन पेंटर पर झपट पड़ता है, लेकिन पेंटर उसके कान के पास से गोली चला देता है और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का रसीद करता है। इधर विंग दोबारा भेस बदलकर पेंटर से मिलने आता है, लेकिन पेंटर को उसके सारे मंसूबे पहले से मालूम होते हैं। इसलिए बातचीत के दौरान वो अचानक ली से कहता है कि वो विंग को गोली मार दे, लेकिन इस बार भी ली अपनी जगह से हिल नहीं पाता। आखिर में पेंटर खुद ही विंग को गोली मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद वो ली पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसके सामने कुछ ऐसा जाहिर करता है जिसे सुनकर ली के पूरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ जाती है। पेंटर दिखाता है कि उसने युवान और उसके होने वाले शौहर लुक को उस वक्त यरगमाल बना रखा है, यानी इस आदमी ने किसी तरह युवान और लुक को अगवा कर लिया था सिर्फ ली को ब्लैकमेल करने के लिए। पेंटर सीधा ली को कहता है कि वो लुक पर गोली चलाए, लेकिन ली इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो उल्टा पेंटर पर ही पिस्तौल तान देता है। इसी दौरान ट्रिगर दबने से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं जिनमें लुक मारा जाता है। इसके बाद पेंटर और ली के दरमियान एक जबरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान चिंग आकर पेंटर के आदमियों को एक के बाद एक खत्म करने लगती है। आखिर में ली सीधा पेंटर के सीने में गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। इधर ली युवान को बचाना चाहता है, लेकिन चिंग युवान को जान से मारने की धमकी देकर उसे रोक देती है। असल में चिंग ली की तरफ काफी मुतवज्जह हो गई थी, इसलिए वो किसी भी हाल में युवान को ली के पास नहीं जाने देना चाहती थी। ली के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो युवान को वहीं छोड़कर वहां से निकलने पर मजबूर हो जाता है। वो दूर हो जाता है। उसके बाद वो पैसों का बैग लेकर उसी रिजॉर्ट में चला जाता है जो पेंटर ने उसके लिए खरीदा था। अगली सुबह ली अखबार में पढ़ता है कि पुलिस को पेंटर की लाश नहीं मिली है। तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि शायद पेंटर मरा नहीं है और वो युवान को मारकर बदला लेगा। इसलिए ली युवान को बचाने के लिए तेजी से निकलता है, लेकिन इसी दौरान रास्ते में पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। यानी इसके बाद जो हुआ वो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। पुलिस ली के सामने शर्त रखती है कि अगर वो पेंटर के बारे में सारी मालूमात देगा तभी उसे जमानत मिलेगी, और जिस युवान को ली छोड़कर आया था वही युवान उसे बचाने आई है, क्योंकि ली ने जेल से खत लिखकर उससे माफी मांगी थी। याद है फिल्म की शुरुआत में जाली स्टैंप लगाकर खत भेजने वाली बात? वो खत असल में इसी युवान को भेजा गया था। इधर युवान के मशवरे पर ली पेंटर के बारे में शुरू से आखिर तक सब कुछ पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस उसे पेंटर का एक खाका बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद उसकी जमानत हो जाती है और पुलिस उसे एक होटल में ले जाकर छोड़ देती है। वहां ली युवान से माफी मांगता है और उनके दरमियान एक रोमानवी लम्हा गुजरता है। ठीक इसी वक्त इंस्पेक्टर हो को पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी नजर आता है जिसका चेहरा ली के बनाए हुए पेंटर के स्केच से बिल्कुल मिलता है। और दिलचस्प बात यह थी कि वो आदमी पुलिस की वर्दी पहनकर खुद पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा था, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर उसे फौरन गिरफ्तार कर लेता है। सबको लगता है कि मुल्क का सबसे ज्यादा मतलूब मुजरिम आखिरकार पकड़ा गया, लेकिन वो आदमी हैरान होकर चीखता है, मैं कब से मुजरिम हो गया? मैं तो एक आम पुलिस कांस्टेबल हूँ। जब वो अपनी आईडी दिखाता है तो
चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि ली ने इन सबको इतनी देर से बेवकूफ बनाया है। लेकिन यकीन मानिए, असल हकीकत तो अभी बाकी है और ये इतनी चौंका देने वाली है कि आप दंग रह जाएंगे। क्या आप अभी तक बात समझ पाए? इतनी देर से जिस खौफनाक पेंटर की कहानी सुनाई जा रही थी, वो पेंटर दरअसल कोई और नहीं बल्कि खुद ली है। जाली नोट डिजाइन करने से लेकर सेंट्रल बैंक की गाड़ी पर हमला करने और जनरल के अड्डे पर कत्ल आम करने तक, ये सब कुछ उसने अकेले ही अंजाम दिया था। लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस के सामने बहुत ही मासूम बनकर पेंटर नाम का एक ख्याली किरदार खड़ा कर दिया। और जिस बेचारे पुलिस कांस्टेबल को उसने गिरफ्तारी के वक्त ड्यूटी पर देखा था, उसी का चेहरा उसने पेंटर के स्केच के तौर पर बना दिया। सोचिए, पूरी फिल्म के दौरान हमें लगा कि ली एक मासूम आर्टिस्ट है जिसे जबरदस्ती जुर्म में घसीटा गया, जबकि वही इस पूरे ऑपरेशन का असल मास्टरमाइंड था। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी होलनाक हकीकत यह है कि चीन से आने के बाद ली की युआन से कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। जो लड़की उसे बचाने पुलिस स्टेशन आई थी और जिसके साथ वो होटल में था, वो असल में युआन नहीं थी। वो वही चिंग थी जिसकी ली ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे युआन का चेहरा दे दिया था। याद है, जनरल के ठिकाने पर इस जंग के दौरान चिंग का चेहरा जलस गया था। ठीक इसके बाद ली ने उसे युआन जैसा बनवा दिया, क्योंकि वो असल युआन को कभी हासिल नहीं कर सका था। इसलिए उसने चिंग को युआन बनाकर अपने पास रख लिया। खैर, अगले दिन नकली युआन बनी हुई चिंग बुरी तरह झुंझला जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ली ने उसे कभी चिंग के तौर पर चाहा ही नहीं था। वो तो बस उसके अंदर युआन का चेहरा तलाश करता रहा। इसी गुस्से में चिंग असल युआन और उसके बॉयफ्रेंड लुक को अगवा कर लेती है और ली से कहती है कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उन्हें खत्म कर दो। तब उनके दरमियान गन फाइट शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में लुक मारा जाता है। इसके बाद जब ली वहां से भागता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वही चिंग फिर से उसे बचाने आती है क्योंकि ली ने जेल से खत लिखकर उससे माफी मांगी थी। अब यह सारा सच जानने के बाद इंस्पेक्टर हो फौरन होटल की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल, इस सारे गार्ड्स को खत्म करके ली और चिंग पहले ही फरार हो चुके थे। अब वो दोनों समंदर के रास्ते कश्ती में बैठकर हांगकांग से बहुत दूर जा रहे थे। लेकिन तभी चिंग अचानक एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर ली का दिल टूट जाता है। चिंग बताती है कि वो जानबूझकर कश्ती को गोल गोल घुमा रही है और यहाँ आने से पहले उसने एक लाइटर पर कश्ती का नंबर लिख दिया था ताकि पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढ ले। अब इसकी वजह क्या थी? क्योंकि चिंग समझ गई थी कि ली उसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, वो सिर्फ उसके चेहरे में से मोहब्बत करता है। यानी चिंग भी अब ली से बदला लेना चाहती है। तभी ली देखता है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वो तेजी से कश्ती चलाकर भागना चाहता है, लेकिन चिंग ने कश्ती में पहले से ही धमाका खेज मवाद छुपा रखा था। वो ट्रिगर दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरी कश्ती आग के गोले में बदल जाती है। आखिर में वो आग इन दोनों को निगल लेती है। ली की मौत के बाद इंस्पेक्टर हो असल युवान के पास जाता है। वो उसे बताता है कि उन्होंने पेंटर की शिनाख्त कर ली है। अब युवान को तो ये पता ही नहीं था कि ली ही असल, क्योंकि अगवा के वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब इंस्पेक्टर हो उसे ली की तस्वीर दिखाता है तो वो कहती है, हाँ, मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये कभी मेरा पड़ोसी हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि ली और युवान के दरमियान कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। उसकी मोहब्बत मुकम्मल तौर पर यकतरफा थी और उसने कभी युवान से अपने दिल की बात भी नहीं कही थी। वो उसके लिए इतना जुनूनी था कि वो युवान जैसा आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन इसके जैसा असल आर्टिस्ट बनना ली के बस में नहीं था। इसीलिए उसने अपनी नकल करने की जबरदस्त महारत का इस्तेमाल करते हुए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। इसका मंसूबा था कि बहुत सारा पैसा कमाकर वो एक दिन युवान के सामने सर उठाकर खड़ा होगा, लेकिन उसका वो ख्वाब भी आखिरकार खाक में मिल गया। समंदर के काले पानी में बिखरे हुए कश्ती के टुकड़े, जलते हुए कागज की राख और एक कमाल के टैलेंट का ये बेकार अंजाम, जिससे उसने मोहब्बत की, वो उसे जानती तक नहीं थी, और जिसने उसे चाहा उसकी उसने कभी कदर नहीं की। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।